सभी साथियों को नमस्कार। आज एक गणित के टॉपिक बीज गणित पर थोड़ी चर्चा होगी। चूँकि आपको अंक गणित और बीज गणित का अंतर आपको पता चलेगा आज, और बीज गणित की बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आप शायद आगे के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में उतने सहज नहीं होंगे। चलिए बहुत ज़्यादा बात करते हुए बीज गणित के बारे में चर्चा करते हैं। बीज गणित गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं के बजाय अक्षरों और प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। इसमें अज्ञात राशियों को दर्शाने के लिए चर और असर राशियों के समीकरण हल किए जाते हैं। गणितीय वियोजकों का उपयोग किया जाता है। यह गणित का एक मुख्य भाग है जो हमें अमूर्त से गणितीय विचारों से परिचित कराता है। जैसा कि आप जानते हैं कि गणित हमारा क्या है, अमूर्त विषय है। ठीक है, तो मूर्त से अमूर्त की तरफ हम सीखते हुए चलते हैं। तो चलिए आइए उसी क्रम में हम चर्चा करते हैं। शायद इन शब्दावलियों को आप और सहजता से समझेंगे। सर्वप्रथम आप जानिए कि आपने किस चीज़ क्या जाना है, अंक गणित। क्या जाना है आपने? अंक गणित। अंक गणित, अंक गणित का मतलब अंकों का गणित। अभी तक आपने क्या देखा, अंकों को आप जोड़ रहे थे। 2 + 3 कितना हो गया? 5। ठीक है, 10/2 कितना हो गया? 5। मतलब जो भी आप जिन भी संक्रियाओं का उपयोग कर रहे थे, जोड़, घटाव, गुणा और भाग का, वो किस पे कर रहे थे? संख्याओं पे अंकों पे कर रहे थे। इसलिए इसे क्या कहा गया? अंक गणित कहा गया। ठीक है, अब इसी के इतर बीज गणित। बीज गणित में आप किसका उपयोग करेंगे? बीजी पदों का। वो बीजी पद हमारे कौन से होते हैं? यहाँ सबसे पहले आपको जानना होगा चर पद। क्या जानना होगा? चर पद। आगे बढ़ते हैं तो चलिए सर्वप्रथम चर पद के बारे में लिखते हैं कि चर होते क्या हैं। चर पद अंग्रेजी में आप जानते हैं इसको वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। इसको कैसे जानेंगे, चर पद को कैसे पहचानेंगे? देखिए, इसके नाम से ही क्या लिखा हुआ? वेरिएबल। जो क्या रहे? हमेशा बदलता रहे, जिसका मान हमेशा बदलता रहे, वो हमारा क्या होगा? वेरिएबल होगा, चर पद होगा। ये सभी हमारे जितने अक्षर होते हैं, चाहे वो अंग्रेजी के हों चाहे हिंदी के हों, ABCX YZ, हिंदी में पहले यूज़ ज़्यादा किया जाता था क ख ग, ये जितने भी हमारे अक्षर लेटर्स होंगे, ये हमारे क्या होंगे? चर पद होंगे। ठीक है, इसको और बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे सपोज दैट हमने इन दो चरों को ले लिया। क्या लिया? x + y। ठीक है, = हमने 10 लिख दिया। क्या लिख दिया? 10 लिख दिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या हो गया? यही चर पद का, जैसे मैंने आपसे बता दिया कि सभी अक्षर होते हैं, थोड़ा यहाँ अचर को भी जान लीजिए शॉर्ट में, फिर इस इक्वेशन से समझ में आएगा। अचर को बोलते हैं क्या? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब निश्चित, इनका मान निश्चित होता है। और ये क्या होती हैं? संख्याएं। क्या होती हैं? संख्याएं। जैसे 2 4 6 8 1 2, कुछ भी, जो भी संख्या हमारी होगी वो क्या होगी? वो कांस्टेंट होंगी। क्यों? क्योंकि 2 का मान, ये आपको इसी अभी आगे समझ में आएगा। चर और अचर का जो विभेद है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आइए मैं इस इक्वेशन पे बात करता हूँ। देखिए यहाँ इक्वेशन भी आपको आ गई। बीज गणित में बहुत महत्वपूर्ण चीज़, जिसको हिंदी में बोलते हैं समीकरण। समीकरण का मतलब सम आंकड़े, समान आंकड़े। इस बराबर के इस तरफ जो है और बराबर के इस तरफ जो है, दोनों हमारे क्या हैं? इक्वल हैं एक दूसरे के। तो हमने क्या लिखा था यहाँ? कितने? ये हमारे दोनों चर पद है ना, वेरिएबल है, इन दोनों को जोड़ा गया = 10। अब देखिए, हम अगर x + y = 10 रखें और यहाँ हम मान लें, क्योंकि x और y के मान आपको नहीं पता है ना, बिल्कुल नहीं पता क्या है। अब लेकिन यहाँ से हमें पता कैसे चलेगा कि अगर x और y दोनों जुड़ रहा है तो उसका मान कितना होगा? 10 होगा। अगर हमने हाइपोथेटिकल मान लिया कि x = 1, ठीक है, रखिए इस समीकरण में 1 + y = कितना हो जाएगा? 10। तो y = क्या हो जाएगा? 10 - 1, y = 9। आपने देखा कि अगर आपने x1 लिखा तो y कितना हो गया हमारा? 9 हो गया। अगर x = 2 मानेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 + y = 10। आपको पता है कि बराबर, ये इक्वल साइन है। इक्वल साइन किसी भी समीकरण में, इक्वल के दोनों पक्ष क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन यदि अगर ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं,
ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, जो हमारे राइट हैंड की तरफ पड़े, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि राइट हैंड साइड पे जो भी चीज़ें लिखी हैं अगर वो इस तरफ आती हैं तो क्या होंगी, अगर प्लस में है, अगर इधर प्लस है तो इस तरफ जाएगा क्या होगा, माइनस होगा, इधर इंटू है तो इधर भाग में जाएगा। ठीक है, इधर भाग में है तो इधर इंटू में जाएगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस जाएगा। ये चारों का इसी तरीके से उपयोग होगा। अब देखिए हम कैसे कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ क्या था, 2 है तो 2 इधर क्या है, कोई साइन ना होने का मतलब प्लस है, तो 10 माइनस 2 वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक, हमने x की वैल्यू यहाँ कितनी पुट की थी, x हमारा 2 हुआ तो y कितना हो गया, 8 हो गया। आपने यहाँ देखा था कि अगर x की वैल्यू हमारी 1 थी तो y की वैल्यू कितनी थी, 9 थी। अगर x की वैल्यू हमने यहाँ 3 रख दी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। x की वैल्यू मैंने 4 रख दी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आप जैसे मैंने 2 इक्वेशन को सॉल्व किया यहाँ वैल्यू रख के, वैसे आप रखेंगे देख लेंगे। अगर हमने x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। आप इसको निकालेंगे तो देखेंगे इसका मतलब x और y के तो क्या है, आपने देखा ये इक्वेशन लिखी थी ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना लिखा था, 10 लिखा था। आपने क्या देखा कि x y के तो मान बदल रहे हैं, हम कुछ भी रखेंगे, बट 10 क्या है, निश्चित है। क्या है, निश्चित है। क्या हमारा निश्चित है, इसका मान नहीं बदल रहा, ये कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। जो भी परिवर्तन हो रहा है किस में हो रहा है, x और y में हो रहा है। इसका मतलब इसका मान क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, ये वेरिएबल होगा। ठीक है, इसका मतलब जितने अक्षर होंगे हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, हमारे कांस्टेंट होते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको ये बेहतर समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमने देखा समीकरण, आपने क्या देखा, समीकरण देखा। तो समीकरण बीजगणित की जान है। क्यों, चूंकि यहाँ पे क्या है, कुछ भी आपका होगा वो हमारा किस पे होगा, समीकरण में ही लिखा होगा, समीकरण को ही सॉल्व करेंगे, अदरवाइज वो अंक गणित हो गया। क्योंकि जब हमारे बीजी पद, जो हमारे जैसे चर पद जो होते हैं उनका जुड़ना घटना होता है, वही हमारा बीजगणित होता है। ठीक है, यहाँ मान कुछ निश्चित नहीं होता, अमूर्त होता है। ठीक है, तो अब लेते हैं हम, जैसे एक समीकरण की समझाने के लिए मैंने लिख लिया, आप सपोज दैट 2x + 5 इज इक्वल टू 8। ठीक है, सॉरी ये इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या है, यहाँ हमें ये चीज़ समझ में आ गई, ये हमारा क्या है, समीकरण है। यहाँ क्या है, दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, बीच में इक्वल लगा है। अब इस समीकरण को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बराबर का मतलब कि ये हमारा एक क्या है, तराजू है। क्या है, तराजू है। ये हमें तौल रहा है, दोनों तरफ हमारा इक्वल है, ये भी साइड इक्वल है, ये भी साइड इक्वल है। तो अब हम चलते हैं समीकरण को सॉल्व करने के लिए। 2x + 5 इज इक्वल टू 13, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इधर प्लस है तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 13 - 5। तो 2x इज इक्वल टू 13 में से 5 गया 8 आया, तो x इज इक्वल टू 8/2, 2 4 = 8। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, यहाँ से देखिए x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इसी तरीके से समीकरण हमारा हल किया जाता है। अलजेब्रा यही है, बीजगणित हमारी यही है। यहाँ कोई अंकों की गणित, स्पेशली सिर्फ अंकों का उपयोग ना होकर यहाँ चर पदों का उपयोग हो रहा है, हमारे बीजी पदों का उपयोग हो रहा है। चलिए अब आप जानिए कि इसी में एक चीज़ और हमारी आती है, जब आप जान जाते हैं तो ये होता है कि कितने पद हैं, कितने पद। ठीक है, आप देख लीजिए, जैसे कोई समीकरण लिखा x², ठीक है, ये ऐसे लिखा x + y इज इक्वल टू 7। ठीक है, ठीक है, ये लिखा है। अब यहाँ पद तो हमारे जान ली, जो भी चीजें चाहे चर या चर कुछ भी जुड़े वो हमारे सभी पद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण जानने वाली बात होती है, ये जानने वाली बात होती है कितने घात का बहुपद है। चूंकि एक से अधिक पद मतलब बहुपद, अगर एक से अधिक पद है तो हमारे क्या हो जाएंगे, बहुपद हो जाएंगे। अब यहाँ जो आपको जानने की जरूरत है कि कितने घात का बहुपद है, कितने घात का बहुपद है। ठीक है, कितने घात का ये बहुपद है। क्योंकि मैं बहुत बेस में लेके चल रहा हूं, अब मुझे पॉलिनोमियल या बहुपद के बारे में आपको जानकारी नहीं देना, मतलब बीजी पदों का जुड़ना घटना ही हमारा क्या होता है, जब उसमें होता है तो हमारे बहुपद होते हैं। ठीक है, तो आप बहुपद जान लीजिए कि जहां एक से अधिक हमारे क्या हो, पद हो, वो सब हमारे बहुपद हैं। तो अगर नॉर्मली आप इसको ले रहे हैं कि कितने घात का बहुपद, जैसे मैंने ले लिया इसी इक्वेशन को ले लीजिए, इसी समीकरण को ले लीजिए। अब यहाँ कितने घात का बहुपद हो, जब घात के बहुपद की बात हो तो सिर्फ हमें देखा जाता है चर पदों की अधिकतम घात। कौन सी घात,
अधिकतम घात। ठीक, अब चर पदों की अधिकतम घात क्या हो गई आपकी? चर पदों की अधिकतम घात क्या होगी? x की घात कितनी है यहाँ? कितनी है? 1 है। कितनी है? 1 है। तो हमारा ये क्या हो गया? कितने घात का बहुपद? या y की घात कितनी है? 1 है। तो दोनों की घात 1 है, इसका मतलब ये कितने घात का हो गया? 1 घात का बहुपद हो गया। ठीक है। अगर चलिए कंफ्यूजन ना हो, अगर ये लिखा है, अगर आपका लिखा है, जैसे ये कंफ्यूजन आपको ना हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 13, ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो अब ये कितने घात का बहुपद है? अब आप देख लीजिए कितने घात का बहुपद है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ x की घात कितनी है? 2 है। x की घात कितनी है? 2 है। y की कितनी है? 1 है। यहाँ 2 थी, यहाँ क्या है? 1 है। तो बड़ा कौन सा इसमें? y का। तो ये कितना? x का। तो कितना हो जाएगा? ये 2 घात का बहुपद हो जाएगा। कितने घात का? 2 घात का बहुपद हो जाएगा। ठीक है। अगर इसी तरीके से, इस तरीके से लिखा हो, जैसे मैंने लिख दिया x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 7 प्लस 13 की पावर 9, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अगर हमने लिख दिया तो यहाँ देखिए x की पावर कितनी है? 6 है, y की कितनी है? 7 है, 13 की कितनी है? 9 है। तो कितने घात का बहुपद होगा? आप कहेंगे 9, जबकि ये क्या है? गलत है। चूंकि मैंने किसका कहा है? कितने घात के बहुपद, इसमें किसका विशेष ध्यान देना है? कि चर पद हमारे हों। कौन से पद हों? चर पद हों। तो चर पद हमारा यहाँ कितना है? चर कौन सा है? x चर है और y क्या है? हमारा चर है। ये क्या है? 13 क्या हमारा? ये कांस्टेंट है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? y की पावर अगर 7 है तो वही हमारी क्या है? मैक्सिमम है। मतलब 7 घात का बहुपद है। कितने घात का बहुपद है? 7 घात का बहुपद है। ये चीज़ें मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब आइए, एक द्विघात समीकरण अधिकतर आता है सॉल्व करने के लिए। द्विघात समीकरण, ऐसे कुछ सवाल बनते हैं जिसमें द्विघात समीकरण बनता है, कि मतलब ऐसा समीकरण जिसकी घात क्या हो? 2 हो। ठीक है। आप एक चीज़ जानते हैं कि अगर किसी भी इक्वेशन में, जैसे लिख दिया मैंने, कोई एक समीकरण लिख दिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस मैंने 9 लिख दिया इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ घात कितनी इसकी? 2 घात है। कितनी घात है? 2 घात है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी? x के कितने मान होंगे? 2 मान होंगे। कितने मान होंगे? 2 मान आएंगे। अगर यही x की घात 6 लिखी होती, इसका मतलब x की वैल्यू, x के कितने मान आते? 6 मान आते। कितने मान आते? 6 मान आते। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो द्विघात समीकरण में x के कितने मान आएंगे? 6 मान आएंगे। तो ये द्विघात समीकरण का मतलब जो समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस रूप में लिखा हो, वो हमारा क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। कितना होगा? द्विघात समीकरण होगा। ठीक है। तो आप देखिए ए और बी क्या है हमारे, यहाँ पे ये दे दिया जाएगा, ए बी हमारे कांस्टेंट रहेंगे। ए और बी क्या है? ये ए बी एंड सी, ये तीनों हमारे क्या हैं? कांस्टेंट है। ठीक है। ये हमारे क्या होंगे? ए बी सी, ये हमारे वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट है। यहाँ वेरिएबल क्या होगा? वेरिएबल क्या होगा? वेरिएबल हमारा सिर्फ क्या होगा? एक्स होगा। ठीक है। बाकी ए बी सी ये आप समझ में। जैसे आप देखिए कि यहाँ ए, जैसे ये समीकरण इसी रूप में लिखा है ना, आप इसके नीचे लिख दीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए ए का मान कितना है? ए का मतलब जो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में हो, क्या हो? जो एक्स स्क्वायर के गुणक में। तो एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है? ए। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है यहाँ? बी की वैल्यू कितनी है? जो एक्स के गुणे में लिखा हो, तो x के गुणे में यहाँ क्या कौन सा है? 6 कांस्टेंट। तो b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। ठीक है। तो ये तीनों हमारे क्या हो गए? ये कांस्टेंट हैं। तो ऐसे समीकरणों को कैसे हल किया जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। नॉर्मल सी बात है कि आप इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका होता है कि इन यहाँ जो कांस्टेंट लिखा, जैसे 1 लिखा, इन दोनों का गुणा करिए। कितना आया? 9। 9 को भाग 9 का क्या करिए? गुणनखंड करिए। तो 9 का गुणनखंड 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ठीक है। ये 2 गुणनखंड बन गए। अब हमें क्या करना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ जो बीच में लिखा है उसको क्या करना होता है? इसको एकदम तोड़ना होता है। जैसे 6 को हम क्या लिख सकते हैं इस गुणनखंड के रूप में? जैसे 3x प्लस 3x लिख सकते हैं ना, प्लस 9। समझ रहे होंगे आप? ठीक है। बराबर 0 लिख दीजिए। तो अब क्या होगा? आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या मान है? आप देखिए इसमें से कॉमन लीजिए, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 3 बचेगा, प्लस यहाँ से क्या कॉमन लिए?
3 कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब इन दोनों में हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x प्लस 3 अगर हमने कॉमन ले लिया तो फिर क्या बचेगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप चीज़ समझ गए होंगे। अब यहाँ क्या होगा, हमारे x के 2 मान आ गए, -3 ठीक है। अब आप देखिए, हम एक चीज़ देख सकते हैं कि ऐसे कुछ और इक्वेशन आप देख सकते हैं। जैसे एक इक्वेशन और यहीं सॉल्व कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ सॉरी माइनस का ले लेते हैं बात, यहाँ क्या ले लें, यहाँ लिख लें -18x, ठीक है, प्लस 9 सॉरी मैं बता रहा हूँ 81, ठीक है। अब इसको लेना है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ जो इसका लिखा है, ठीक है, a मान लीजिए 0 लिखा है, तो हमें क्या करना है, 1 है ना मल्टीप्लाई वहाँ, तो 81 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81, इसका फैक्टर करिए, 3 27, ठीक है, फिर 3 9 27, फिर 3 51, फिर 3 3, आप देख लीजिए 4 बार आया। तो यहाँ क्या कर लिया आपने, एक्स स्क्वायर माइनस, अब हमें ऐसा जोड़ा बनाना कि जिसको जोड़े तो कितना आ जाए, 18 आ जाए, ठीक है, और गुणा करें तो कितना आ जाए, 81 आ। जैसे मैंने एक चीज़ यहाँ देखिए मिस कर दी थी कि हमें जो हमने ये जोड़ा बनाया था 3 + 3 का, कि इन दोनों को जोड़ें तो बीच वाला है और दोनों का गुणा करें तो कितना आ जाए, ये 9 और 1 का जो हमने गुणा किया था 9 आया था, ये 9 1 ज़ा 1 9 करके तब फैक्टर किया था, वो आ जाए। वही चीज़ यहाँ पे कि हम जो दो ऐसी हमारी संख्या इन्हीं के गुणनखंडों का ऐसा ही तोड़ना हमको, कि तोड़े कि हमें जोड़ने पे 18 गुणा करें तो कितना आ जाए, 81 आ जाए। तो देख लीजिए आप, ये दो का पेयर बना लें हम, 9 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, 18 आ जाएगा। तो -9x प्लस 9 9 क्या होता है, 81 इज इक्वल टू 0 है हमारा। तो अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, इन दोनों में क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो हमने x कॉमन लिया तो x माइनस क्या बचा 9, यहाँ हमने क्या कॉमन लिया, -9 कॉमन लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अंदर, x - 9 बचा। अब आपने देखा कि x - 9 और x - 9, इसका मतलब किसका है, x - 9 का ये होल स्क्वायर है, ये हमारा बना, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही सामान्य सी चीज़ें आगे जब समीकरण हल करने के लिए आएगी तो आपको इजीली समझ में आएगा कि हाँ इसका क्या मान होगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ अगर आप बीजगणित पढ़ रहे हैं तो कुछ हमारी जो सर्व समीकाएँ होती हैं, क्या होती हैं, सर्व समीकाएँ, तो वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें 2 वीडियो हमारे बनेंगे, आगे आने वाले फिर बीजगणित का वीडियो बनाएंगे, तो आपको कुछ चीज़ें और बेहतर जब कुछ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जब कुछ चीज़ें बनाएंगे तो वो आपको समझ में आएगा। जैसे अब आपको सर्व समीकरण, जैसे आप बहुत पढ़े होंगे कि सर क्या है, a + b, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर, तो होता क्या है आप देखेंगे, a² + 2ab + b², ये हमारा होता है, ठीक है। कैसे आता है, आप नॉर्मली यहीं मैं सर्व समीकरणों को ही प्रूफ करने के लिए आपको गुणा कराऊंगा, तो आप क्या होगा, a + b गुणे a + b। अब देखिए इनका कैसे हमारा गुणा होता है, अचर पदों का, ये हमारे सब a और b क्या है, ये हमारे सब क्या है, चर है, अचर, सॉरी मैंने अचर बोल दिया। चर पदों का गुणा कैसे होता है, a का गुणा करिए, ठीक है, तो आपको पता है कि पहले इस a को पकड़ेंगे और इन दोनों में गुणा कर देंगे, तो गुणा करिए a × a, ठीक है, बीच में किस चीज़ का साइन है, प्लस, तो a और b का गुणा क्या होगा, तो क्या होगा, a b हो जाएगा, ठीक है, a प्लस। अब इस वाले से तो हो गया, अब दूसरे प्लस, दूसरे से करेंगे तो दूसरे के पहले क्या लिखा है, प्लस, तो हमने प्लस लिखा, b गुणे a प्लस, ये प्लस का साइन लगा है तो b गुणे b हो जाएगा, b गुणे b, तो कितना हो जाएगा आप देखिए, क्योंकि आप जानते हैं क्रम विनिमय इसमें चलता है, क्रम बदलने से कोई अंतर नहीं आता। तो ये हमारा हो गया a² प्लस ab, ये भी है, इनका भी गुणा करेंगे तो b आए या ab आए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो a b और ab ये दोनों 2ab हो जाएंगे, 2ab प्लस b², ठीक है। तो ये हमारी हो गई। इसी तरीके से आप आगे जस्टिफाई कर लेंगे, a - b का होल स्क्वायर होता है, वो भी आपका आ जाएगा, a² - 2ab प्लस b², ठीक है। आप एक बहुत फेमस फार्मूला है a - b, ठीक है, प्लस a + b, तो वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, a² - b², यही होता है ना। क्या होता है, आप गुणा करके देख लीजिए,
क्या हो जाएगा, करिए गुणा। अब कन्फ्यूज़न अगर आपको तो ए स्क्वायर, चलिए हम दोनों यही गुणा करते हैं। आप देखिए इसको, ए का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया, माइनस सॉरी प्लस, अब बी में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस बी ए प्लस, ये माइनस और माइनस का गुणा होगा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा कट गया, क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसीलिए कहीं भी अगर संख्या हमारी चाहे इस रूप में लिखी हो तो ये लिख देंगे, अगर इस रूप में लिखी हो तो हम ये लिख देंगे। ठीक है, हमारी कितनी सर्व समीकरण हो गई, एक, ठीक है, और ये दो, और ये हमारी तीन। ठीक है, इन्हीं से बहुत सारी सर्व समीकरण डिज़ाइन हो जाती हैं। ठीक है, तो हमें उन पे बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करने की ज़रूरत है। एक हमारी जो है, जैसे आप क्यूबिक भी देख लीजिए, हमारी क्यूबिक वाली जो होती वो भी परीक्षा की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। जब कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे देता है तो थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो वो भी देख लेंगे। एक और यहीं छूट रही है, ए चौथी ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। स्क्वायर में ही चलें तो स्क्वायर वाले कर लें, तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सबका टू ए बी प्लस 2bc प्लस 2c ये होता है। ठीक है, कभी कभी ये फार्मूला इस तरीके से आ जाता है कि अगर ये लिखा हो a प्लस बी माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, तो ये तीनों तो प्लस रहेंगे, कुछ भी लिखा हो, कोई भी, चाहे b माइनस हो चाहे c माइनस हो, तो हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये इतना ही रहेगा। उसके बाद जहाँ जहाँ c हो, इसमें जहाँ जहाँ c हो वहाँ हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये प्लस 2ab हो जाएगा, ये माइनस 2bc हो जाएगा, माइनस 2c हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जहाँ जहाँ माइनस रहेगा उसको माइनस कर देगा। अगर यही हमारा होता a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये तीनों तो ऐसे ही रहेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ ए बी होगा वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2ab, ठीक है, सॉरी ए बी नहीं, जहाँ बी होगा तो माइनस 2bc प्लस 2c होगा, ये हो जाएगा। तो इस फार्मूले को भी आप समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा एक फार्मूला होता है, जैसे लिखा है a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और अंदर में a प्लस बी। इसी फार्मूले को कभी इस तरीके से लिख देते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब लिखते हैं तो क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और क्या हो जाता है, वही ब्रैकेट सब माइनस हो जाते हैं केवल। ठीक है, सारी चीज़ें माइनस हो जाती हैं। ये हमारा पाँचवां होगा, ये छठवां होगा। हमारा सातवां फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला और, दो फार्मूले और जान लीजिए। अगर ये ऐसे लिखा a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले प्लस का देख लीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या हो जाता है, ये फार्मूला हमारा हो जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर लिखा है तो a प्लस बी, a प्लस बी, ब्रैकेट में इसी फार्मूले में थोड़ा होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। आठवां फार्मूला इसी फार्मूले में थोड़ी ट्रिक होती है कि यहाँ ये माइनस होता है, ध्यान देने वाली बात होती है। एक होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या हो जाता है a माइनस बी, ठीक है, बाकी सब अंदर प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यही हमारे इतने फार्मूले, इसी फार्मूले से तमाम फार्मूले हमारे डिराइव हो जाते हैं। जैसे आप देखिए, अगर ये लिखा है, ठीक है, ये फार्मूला लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब सपोज दैट हम दोनों तरफ से क्या करें, दोनों तरफ से 4ab घटा दें, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab कर दीजिए। तो आपको पता है कि हमारे घट जाएंगे, 4ab में से 2ab गया तो कितना बचा, माइनस का 2ab, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा क्या हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला किसका बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब आप करना चाहें तो इसको इस तरफ लेते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का
होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ठीक है, तो इसी तरीके से किसी फार्मूले को कहीं भी आप रीसेट कर सकते हैं। एक चीज मेरे से थोड़ा सा मिस हो रही थी कि कैसे जोड़ा जाता है। जैसे अगर घाते समान हो, ठीक है, चर पदों का जोड़ एवं घटाव। ठीक, तो आप जान लीजिए चर पद जैसे लिखा है x प्लस 2, ठीक है, इंटू एक्स। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अब इसका गुणा करिए, तो जब आप समझिए इस x का दोनों पदों में बारी बारी से गुणा होगा, तो x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स। ठीक है, सॉरी मैं गुणे पे चला गया, सॉरी दिमाग मेरा ही चला था कि गुणा ही मुझे बताना, गुणा मैंने थोड़ी हिंट दे दी, जोड़ो घटाओ। तो आप जान लीजिए कि अगर ये लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 4x में 7x स्क्वायर प्लस 3 जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, आप देखिए कि जो भी जिन बहुपद की घातें समान होगी आपस में सिर्फ वही जुड़ेंगे। क्या होगा, वही जुड़ेंगे। और उनका क्या जुड़ता है, उनका जो कांस्टेंट पद होता है, एक्स स्क्वायर तो ऐसे आप लिख लीजिए, और उनके जो कांस्टेंट पद है उसको जोड़ दीजिए, 7 और 2 कितना हो गया, 9, तो ये 9x स्क्वायर प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, 4x ऐसे रहेगा, और ये हमारे कांस्टेंट पद है तो कांस्टेंट वैसे ही रह जाएगा। अगर यही हमारा लिखा होता 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर में 7x स्क्वायर प्लस 2x जोड़ें, ठीक, तो क्या होता, 2x क्यूब ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि जब घातें समान होंगी तभी हमारा चर पद जुड़ता, भले चर समान है, तो 2x क्यूब प्लस 7 और 5x स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो x स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए, इसके सामने का जो चर पद है वो जुड़ जाएगा, तो 7 5 12 प्लस 2x ऐसे है तो 2x ऐसे हो गया। तो चर ऐसे जुड़ते घटते। अगर घटाव कोई जैसे 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 में 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5 को घटाएं, तो थोड़ा आपको ये ध्यान देना होगा कि इसमें ऐसे लिखना होगा 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, घटाव लगाइए और पूरा समीकरण लिख दीजिए 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5। ठीक, ये ब्रेकट लगाइए, जब कभी भी समीकरण को यदि घटाते हैं तो ब्रेकट लगा लेते हैं, उससे आसानी क्या होती है, सॉरी ये प्लस का ये माइनस है ना, तो सब ये प्लस है ना, तो ये एज इट इज उठाएंगे, ब्रेकट के बाहर माइनस लगाएंगे, तो ये हमारा हो गया 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। अब ये माइनस अंदर जाएगा, तो आपको पता है माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस 6x क्यूब, ये भी हमारा क्या कर देगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5। अब घट जाएगा 6x क्यूब, देखिए किसी से नहीं घटा, और x स्क्वायर क्या है, 7x स्क्वायर से घट जाएगा, तो 7 में से 2 घटा, कितना बचा, 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस 6x क्यूब रहेगा, प्लस ये देखिए प्लस 2x है ना, प्लस 2x रहेगा, माइनस 5 रहेगा। आपको ये ध्यान देना होगा जब समीकरण हम लिखते हैं तो घातों के घटते क्रम में लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये 2x स्क्वायर नहीं रहेगा, ये 2x रहता है सिर्फ। ठीक है, ये तो घट चुका है ना, ये देखिए इससे घटा तभी तो 5x स्क्वायर आया, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। इसमें इस समीकरण से अगर ये घटाएंगे तो हमारा यही उत्तर आएगा। गुणा मैंने आपसे बता दिया है, अब गुणा और भाग जान लीजिए। गुणा क्या होगा, गुणा अगर आप देखिए 2 समीकरणों का गुणा हो जाए, जैसे x प्लस 3 और y प्लस 3 का अगर हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पदों में होगा। x का पहले गुणा किस में होगा, ऐसे, इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये सॉरी आप ये देखिए, जैसे x का गुणा किस में होगा, y प्लस 3 में, फिर बीच में किसका साइन है, प्लस 3 का गुणा किस में होगा, y प्लस 3 में, फिर क्या हो जाएगा, अब अंदर गुणा कर दीजिए, x गुणे y प्लस x गुणे 3 प्लस 3 का गुणा y में, 3 इंटू वाई प्लस 3 इंटू 3। आप ये देखेंगे क्या हो जाएगा, x y का गुणा तो x y रहेगा क्योंकि अलग अलग है, x गुणे 3 तो ये 3x हो जाएगा, प्लस ये हमारा 3y हो जाएगा, प्लस 3 3 9, ये आपका गुणा हो गया। ठीक है, अगर भाग होता तो भाग में वही चीज़ होती है कि जैसे सपोज दैट x प्लस 5
का होल स्क्वायर भागे x प्लस 5, ठीक है, भाग देंगे तो आप उसका भाग मतलब समीकरणों का भाग थोड़ा सा कठिन प्रक्रिया है, उसको अलग वीडियो में अलग से हम बता देंगे कि कैसे उसका भाग करते हैं। यहाँ सिर्फ आप समझ लीजिए, इजी है ये। x प्लस 5 का हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर है, x प्लस 5 से जस्ट भाग देंगे तो वही इसके पहले ये पावर 1 है, तो जब हम भाग देंगे तो सीधा यही होगा कि ये इसकी क्या है हमारा घात 1 है, तो आपका वही फार्मूला a की पावर m बटे a की पावर n होता क्या है, a की पावर m माइनस n लग जाता है। जब आधार समान हो, या आधार समान है ना, घातें अलग है तो घातें घट जाती हैं, तो क्या हो जाएगा x की पावर x प्लस 5 की पावर 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसमें भाग देना है तो भाग देने की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को मैं आपको विधिवत बताऊंगा। गुणा आप जान लीजिए चूँकि इसी का ज़्यादा उपयोग है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको जैसा कि मैंने बहुपद के बारे में बता दिया, चर बता दिया, अचर बता दिया, एक बार इसका रिकैप कर लेते हैं। बीजगणित आपको पता ही चल गया होगा कि बीजगणित अंकगणित से कैसे डिफरेंस है। अंकगणित में किसका योग होता है, हमारा अंकों का योग होता है। बीजगणित में हमारे चर पद, जिनको हम क्या कहते हैं, प्रतीक या अक्षरों का प्रयोग करके हम जोड़ घटाव करते हैं। वहाँ क्या होता है, सारा अमूर्त जो अमूर्त गणितीय विचार हैं वो एक साथ रहते हैं। इसी के बाद फिर हम किस पे जाते हैं, फिर हम आकलन कलन विधि पे जाते हैं। इसका आगे जो एक्सटेंशन होता है बीजगणित का, फिर हम कलन प्रक्रिया पे जाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज की इस वीडियो में आपको बीजगणित के जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर मैंने चर्चा की। आगे आने वाले टाइम में फिर मैं इसी तरीके से आपसे चर्चा करता रहूँगा, जुड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।